राजनीति गुंडों का खेल है और नेता वही बन सकता है जो कामचोर हो, भ्रष्ट हो, अपराधों से घिरा हो। जो काम पहले के लोगों ने करने थे वो काम उन्होंने नहीं करे, इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगा कि यार कहाँ फंस गए, छोड़ो राजनीति, कुछ और किया जाए जिसमें रिकग्निशन भी हो, पैसा भी हो। लोगों को लगता था कि हो सकता है कि भ्रष्टाचार मिटी जाए, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से लोग बहुत परेशान थे, शीला जी की सरकार से। राजनीति गुंडों का खेल है और नेता वही बन सकता है जो कामचोर हो, भ्रष्ट हो, अपराधों से घिरा हो। पॉलिटिक्स एज दिस से इज अ डर्टी गेम। लेकिन आज ट्रांसपेरेंट विद अर्चना के इस खास पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा नेता से होने वाली है जिन्होंने न केवल इन सारी धारणाओं को धराशायी करके लाखों दिल्ली वालों के दिल जीते हैं, बल्कि ही इज अ काइंड ऑफ अ लीडर who believes to get nations back on their feet, we must first get down on our knees. तो दोस्तों, आज की मुलाकात इस खास पॉडकास्ट में पड़पड़गंज के माननीय विधायक और विनोद नगर के पूर्व काउंसलर श्री रविंद्र सिंह नेगी जी से। नेगी जी, ट्रांसपेरेंट विद अर्चना में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर, शुरू करते हैं सवालों जवाबों का एक ट्रांसपेरेंट दौर। नेगी जी, हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स आपकी राजनीतिक जर्नी के बारे में कुछ कुछ तो जानते हैं, लेकिन पहाड़ के उस तरल से रवि का शुरुआती जीवन कैसा था और राजनीति की प्रेरणा या स्वाद आपको कैसे लगा, ये बहुत कुछ आपके मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और होगा। प्लीज हमारे दर्शकों को इस बारे में सब कुछ बताएं। देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति एक भावना शुरू से ही थी। बचपन में जब मैं 7th क्लास में था तभी से शाखा में जाना चालू करता था, आरएसएस की शाखाओं में मेरा जाना होता था। तो एक बचपन से मन में था कि देश के लिए कुछ करना है। ओके। और जब युवा हुए तो देश आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश करी, तो आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया जी। तो फिर लगा कुछ तो करना है। फिर छात्र संघ की राजनीति करी, युवा एबीपी की राजनीति करी, युवा मोर्चा की राजनीति करी। तो उससे निकल कर फिल्टर होके हम लोग राजनीति में पहुंचे। और मुझे लगा कि राजनीति जो पुरानी धारणाएं थी लोगों की, राजनीति में गुंडा प्रवृत्ति के लोग आते हैं, राजनीति में भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने बदला। हमने बताया लोगों को राजनीति अब सेवा भाव के लिए है और सेवा करके ही राजनीति से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और उनके काम को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम राजनीति में आए। आए दिन हम लोग देख रहे हैं आप काफी ज्यादा जनता के साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मतलब इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्पीकिंग, बट इट्स आई मीन इट्स ऑलरेडी इट्स प्रूवन दैट इट्स अ मैटर ऑफ डूइंग फॉर यू। इन योर केस आप हमेशा कभी नाले साफ करवा रहे, कभी कचरा खुद अपने हाथों से हटा रहे। लेकिन ऑफ कोर्स आई नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड ऑन टू माय व्यूअर्स कि भाई आप खुद ही सारे काम कर रहे होते लोगों के साथ। मैं मध्यम और गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ। जो रोजमर्रा की चीजें मैं जानता हूँ किस तरह से चुनौती का सामना करना पड़ता है एक मध्यम परिवार के लोगों को, और एक आवासीय कॉलोनी जो होती है उस कॉलोनी में रहने वालों को लोग क्या क्या फेस करना पड़ता है। जी सर। जब मैं राजनीति में आने से पहले वो फेस मैंने भी करा है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के माध्यम से आप जब फील्ड में उतरते हैं, आप जब लोगों के काम करते हैं, लोगों के रोजमर्रा के काम करते हैं, तो आपको एक तो संतुष्टि मिलती है, एक आपको ये लगता है कि जो काम पहले के लोगों ने करने थे वो काम उन्होंने नहीं करे, इसलिए हम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं रात दिन खुद फील्ड में उतर कर, चाहे वो बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे सीवर ब्लॉक हो, चाहे वो पानी से सड़कें भरी हो उनको खाली कराना हो, ऐसे अनेकों काम मैं स्वयं उतर जाता हूँ फील्ड में। और लोग देखते भी हैं और लोग गाय भी फंसी हुई थी गड्ढे में, पिछले दिनों गाय को भी निकाल रहे थे आप। जी, जी। जनता से आपका जुड़ाव उल्लेखनीय है और आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपको एक सेवक की तरह काम करते देखकर बहुत से नेताओं को शायद प्रेरणा भी मिली होगी। फिर भले ही वह सड़कों से कचरा साफ करना हो, सड़कों और हाईवे से पानी के भराव को हटाना हो, या पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना हो, या भावनात्मक स्तर पर जनता के साथ त्योहार, नवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि मनाना हो। नेगी जी, क्या यह सब विधायक की तनख्वाह में हो पाता है या आप अपने व्यक्तिगत फंड्स को भी इसमें इस्तेमाल कर देते हैं? मेरा मतलब ये फंड्स आप किस तरह से, किस व्यवसाय से अर्जित करते हैं? जिस तरह नियम पूर्वक आप हर दिन खाटू श्याम और गोलजू बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं, क्या इससे कभी भी आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स पर फर्क नहीं पड़ता सर? नहीं, हम लोग सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, कई सारी एनजीओ जुड़ी है। जी। और जब हम राजनीति में नहीं थे तब भी हम जो कोरोना काल में, जैसे कोरोना काल आया तो उस टाइम भी हम कोई पद में नहीं थे, हमने लोगों की मदद करी एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से। और आज भी कई चीजें ऐसी है, हम सीएसआर फंड का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके माध्यम से हम क्षेत्र को डेवलप करते हैं। अभी स्कूलों में कोई स्मार्ट क्लास बनानी हो तो उसके लिए मैंने अभी सीएसआर फंड का प्रयोग करा। मैंने वाटर कूलर के लिए सीएसआर फंड का यूज करा। तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिसके माध्यम से हम, सरकार तो हमें देती है पूरा,
पर और फंड से भी हम लोगों की मदद करते हैं और जनता की मदद करते हैं और क्षेत्र में जो काम अधूरे हैं उन काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी, बस यही जनता एक्चुअली ना, इसी बारे में लोग थोड़े क्यूरियस हो रहे थे बिकॉज़ आपको जैसे मैंने शुरुआत की कि भी लोग समझते भई ये जो राजनीति या आइदर इसमें आप भ्रष्टाचार से पनप सकते या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घपलाबाज़ी होती। तो अगर आप कोई इतना बंदा काम कर रहा है नेता, तो वो ज़रूर जानेंगे कि या तो उसका कोई और व्यवसाय चल रहा है। तो ऐसा कोई व्यवसाय भी आपका और चलता है साइड बाय साइड? आई मीन डू यू रन एनी अदर नहीं, बिज़नेस? मेरा अपना काम है, व्यक्तिगत अपना काम है और बाकी मेरी एक फाउंडेशन है, मातृ रक्षा फाउंडेशन और ओके, गौग्रास सेवा। ओके। मैं 2016 से गौग्रास सेवा चलाता हूँ। अच्छा जी। पहली रोटी गाय के नाम एक मेरा हाँ, एक प्रकल्प है हाँ। और एक नमो बुक बैंक चलाता हूँ और इस एनजीओ के माध्यम से गरीब बस्तियों में बच्चों की शादी करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ऐसे अनेकों अनेकों काम मैंने इस संस्था के माध्यम से करे। नेगी जी, तीसरा सवाल, दिल्ली विधानसभा में भाजपा जब लगातार 6 बार सरकार बनाने से चूक गई, तो क्या आपकी हिम्मत नहीं टूटी? ऐसे में क्या आपको नहीं लगा कि यार कहाँ फंस गए, छोड़ो राजनीति, कुछ और किया जाए, जिसमें रिकग्निशन भी हो, पैसा भी हो। मैं मतलब युवा अवस्था के चरम में तो बदलाव करना ज्यादा ही आसान रहा होगा। क्या विचार हैं आपके? मुझे लगता है कि हमारा संगठन माननीय अटल जी जैसे जिसमें थे, माननीय आडवाणी जी जैसे थे, जो लोग उस टाइम थे जब जब लोकसभा में सिर्फ 2 सीट होती थी हमारी, हाँ, तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी, तभी हार नहीं मानी। आज 2 से हम 300 का आंकड़ा पार किया। तो इसी प्रकार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो एक बार हमारे अटल जी का लेख है और उस कविताओं से हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है, हमें ताकत मिलती है और मुझे लगता है कि 6 बार सत्ता में नहीं आने के बाद भी हमने हार नहीं मानी और हम लोग आखिरकार सत्ता में आए। मतलब लगता ही था ना कि एक युवा राजनीतिक को तो हमेशा लगेगा कि भाई ऐसी जगह चला जाए जहाँ पैसा भी हो और मेहनत कम करनी पड़े। तो मेरा कुछ क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि आज के युवक जो हैं उनके लिए आपका खास कैप्सूल संदेश क्या रहेगा? नहीं, मेरे तो युवाओं को यही देश से प्रेम करे, देशभक्ति का जज्बा लाए और जो देश हमें सब कुछ देता है उसको भी देना सीखे। मुझे यही लगता है कि देश में आप अगर बॉर्डरों में सैनिक काम करते हैं तो हमें भीतर में रहकर भी हमें देश के विकास के लिए काम करना चाहिए और देशभक्ति जरूर आनी चाहिए हर किसी में। ओके। सर, जब 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार थे, तो आप और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बन गई। फिर सतीश उपाध्याय जी ने कंटेस्ट किया तो पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दी। ऐसे में 2015 में एक झटके से माननीय किरण बेदी जी को भाजपा में ले आना, क्या वह पार्टी के स्ट्रेटेजिक फेलियर का कारण था अथवा नहीं? इस पर आपका क्या मत है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। संगठन जो भी करता है सोच समझ के करता है। 2013 में हो सकता है किरण बेदी जी की रिक्वायरमेंट थी दिल्ली में और वो इसीलिए पार्टी ने उनको प्रमोट करा और कई सारे कारण हैं हारने के। ऐसे नहीं कि आप किरण बेदी जी कारण रही है, और भी कई कारण रह सकते हैं। उन कारणों में पार्टी हमेशा मंथन करती है, पार्टी बात करती है और वो 2013 की बात हो चाहे 2015 में एक तरह से लहर लहर चल रही थी लोगों की, आम आदमी पार्टी की नई नई पार्टी थी, लोगों को लगता था कुछ नया कुछ करेगी, जो भ्रष्टाचार मिटाने आई थी और लोगों को लगता था कि हो सकता है कि भ्रष्टाचार मिट ही जाए, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से लोग बहुत परेशान थे, शीला जी की सरकार से हाँ। लोग बहुत परेशान थे, लोग दिल्ली में चेंज चाहते थे और भाजपा पुरानी पार्टी थी, लोगों को लगता था एक नया कुछ चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो आदमी को लगता है कि इस चीज़ को अपनाएं। तो लोगों ने वही करा, 2015 में उनको पूरा मैंडेट दिया और 2020 में भी मैंडेट दिया, पर जब अब लोगों के सामने उनकी परतें खुली, जो भ्रष्टाचार मिटाने आई थी वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। पर्सनली हम सबको ही लगा था जब किरण बेदी जी आई तो हमें भी लगा भाई यार वो तो शी वाज एडमिटेड, वो तो बिल्कुल एक्नॉलेज थी इस तरह से कि भाई ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगी। लेकिन भाजपा जब हार गई तो हम लोग सब सोचने लगे यार क्या गलत हुआ पार्टी से, कहाँ पे गलत हुआ? तो ऑफ कोर्स आप कहते हैं कि कई चीजें कई चीजें रही उसमें, ऐसा नहीं किरण बेदी जी का मैटर रहा, उसमें कई चीजें हैं। अगला सवाल हमारा आपसे ये है नेगी जी, नवरात्रि के समय में अक्सर आपको मुस्लिम बुचर्स को दुकानें बंद करने का आदेश देने पर अपनी दुकानों से हिंदू नामों के बोर्ड हटा देने का आदेश देते हुए देखा गया। क्या इससे आपके इलाके के मुस्लिम दुकानदार ट्रॉमेटाइज फील नहीं करते होंगे? मैं सनातन धर्म से पैदा हुआ और मेरी जवाबदेही है अपने धर्म के प्रति। जी, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, जी, पर जहाँ मेरे मेरे धर्म पे मेरे धर्म पे कोई बात आएगी जी। तो वहाँ मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ओके। क्योंकि जब मैं काउंसलर था तो कई लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि जो कई सारी दुकानें जो मेरे वार्ड में चल रही थी जी, वो थे मुस्लिम पर हिंदू के नाम से दुकान चल रही थी। हाँ, हमने भी देखा ये हाँ, चीज़। हिंदू के नाम से चल रही थी, हमारे देवी देवताओं के नाम से दुकान चलाई जा रही थी। जी, तो हमने एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया। हमने कहा कि भैया आप अगर मुस्लिम हैं तो अपना मुस्लिम नाम लिखिए, हाँ, आप हिंदू नाम नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह हमने बोला और नवरात्र के पावन पर्व चलते हैं, हमारे लोग 9 दिन का पर्व रखते हैं, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मंदिर के आसपास
100 मीटर के दायरे में कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलेगी, ये आपने बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी सॉरी किसी भी मुस्लिम ने आपको धमकी दी हो, ये कहा हो यहाँ हमारी दुकानें बंद कर दी? नहीं, उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि मेरी आपकी किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक तो नाम चेंज करें और दूसरा मंदिर के आसपास बंद करिए। तो उन्होंने माना, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उन लोगों को होती है जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जी, उनको, वो तो रोजमर्रा की अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनको तो अपना काम चाहिए। ठीक है सर। सर अक्सर शाम के वक्त आपको अपने इलाके के पार्क्स वगैरह से लोगों को पकड़कर बाहर निकालते हुए देखा गया। आरोप यह था कि वे वहां पर नशा आदि जैसी हरकतें करते हैं। तो सर क्या ये एक्शन सिर्फ आप शक की बिना पर करते हैं या आपके पास इनके कोई पुख्ता सबूत भी होते हैं? फिर इन सब का क्या कोई फायदा भी होता है सर? नहीं, मैंने फिर कहा ना, मैं इन्हीं गलियों में पैदा हुआ, ओके, इन्हीं गलियों में मैं खेला, ठीक, यहीं से बड़ा हुआ। मुझे एक एक चीज का पता है कि कौन से पार्क में कब नशा होता है, ओके, कौन से पार्क में अवैध काम होते हैं, कौन सी जगह में क्या होता है। तो वो मैं उन चीज से निकला हुआ हूँ। ओके, तो मैं इसलिए इसलिए मैं टाइट करके रखता हूँ पार्कों में, एक अच्छा माहौल हो, बहन बेटी आराम से निडर होके जाए। स्कूलों के आगे जो मनचले घूमते हैं उनको जेल के हवाले करता हूँ, जी, और जो भी अवैध शराब की दुकानें, जो नशा बिकती है, उनको बंद कराता हूँ। तो ओके, मेरी एक मुहिम है नशे के खिलाफ, मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है पटपड़गंज विधानसभा में। किसी भी युवाओं को हम नशे में भटकना नहीं देंगे, उसके ठीक है। खिलाफ जंग जारी है मेरी। सर ऐसे में एक छोटा सा सवाल है, केजरीवाल जी के ऊपर शराब से पैसा बनाना एंड दिस दैट केजरीवाल सरकार के तो शराब को लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। मुझे बताइए नशा वैध और अवैध कैसे होता है? देखो, वैध वैध है, वैध अवैध नशा वो होता है जिस प्रकार चरस, गांजा, अफीम ओके, बस्तियों में, झुग्गियों में, कॉलोनियों में जी, अड्डा लेकर बेचते हैं, कुछ कच्ची दारू बेचते हैं जी, ठिया बनाकर, और वो सरकार की नज़रों में होता है। कोई विधायक उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, ठीक, क्योंकि विधायकों को पैसा दिया जाता है। पहले के सरकारें, आम आदमी पार्टी की सरकारों में विधायकों को फिक्स पैसा पसंद था, जी, वहाँ से पैसा जी, आता था। पर हम जब जीते तो हमने सबसे पहले वो ठिए उखाड़े। ठीक है, शशि गार्जन मेरे यहाँ बस्ती है, वहाँ अवैध काम चलता था नशे का, हमने बिल्कुल खत्म किया। ओके, हमने जुआ खत्म किया, हमने अवैध दारू बंद करी, हमने अफीम बंद कराई। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा भटके। और वैध दुकानें वो होती हैं जो जो लाइसेंसी तौर पर सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक वो है, वैध दुकानें। ठीक है। बिल्कुल। यानी कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ। पार्क्स वगैरह में से लोगों को निकालने का, उनको मतलब आम रंगे हाथों पकड़ने का, तो वहाँ से आपको लगता है वो डिसुएड होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, पार्कों में अच्छा माहौल हुआ। आज अच्छा, शाम को, रात के 9 बजे भी आप मेरे पटपड़गंज के किसी भी पार्क में 9 बजे भी आप घूम सकते हैं, आपको ओके, कोई भी डर नहीं होगा। ओके, पुलिस हमेशा खड़ी रहती है, पुलिस अगर कोई भी हो तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है। ठीक है। सर बाय द वे सेगमेंट में चलिए कुछ सवाल यूँ ही, वह युवक रवि जिसने छात्र राजनीति की उठक-पटक से होते हुए दिल्ली की सक्रिय राजनीति में न केवल जगह बनाई, बल्कि आज एक कामयाब नेता का मकाम भी हासिल करा और अपनी लगातार कड़ी मेहनत से जन-जन में प्रचलित भी हुए। क्या वह भविष्य में कभी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? क्या वे कभी होम स्टेट उत्तराखंड से सक्रिय राजनीति में भी उतरेंगे सर? रवि नेगी ने कुछ नहीं किया, मेरे संगठन ने किया, ओके, मेरी भाजपा ने किया। भाजपा मेरी माँ है एक तरह से, क्योंकि वो माँ ही बच्चों का ध्यान रखती है, और उसी बहाने मुझे 4 बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। जी, अगर आप भाजपा से रवि नेगी को हटा लोगे तो रवि नेगी को कोई गली में पहचानेगा नहीं। मेरी नहीं, पहचान मेरी भाजपा से है। ये आपकी मॉडेस्टी है। नहीं, अगर मैं 2020 में, मेरी भाजपा ने अगर मुझे सिसोदिया के खिलाफ नहीं लड़ाया होता तो मुझे दुनिया पहचानती नहीं। ऐसे गुमनाम रवि नेगी बहुत आते हैं, पर मेरी पहचान कहाँ से हुई? 2020 में जब मुझे डिप्टी सीएम के आगे लड़ाया गया, या उसी दिन से लोगों ने देखा कि फिर रवि नेगी है कौन, जो मात्र 1600 वोट से हारा। जब तूती बोलती थी आम आदमी पार्टी की, जब 62 सीट आई थी इनकी, जी, उस जी। टाइम मैंने फाइट दी। तो मुझे लगता है मेरे संगठन जो मुझे आज्ञा देगा मैं उसका पालन करूंगा। सर पहाड़ से हैं आप, उत्तराखंड आपका स्टेट है। ये बताइए पहाड़ से भी कभी राजनीतिक लड़ते हो देखा हो जाएगा आपको? नहीं, मैं मैं देवभूमि से निकला हुआ हूँ, जी, और कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज वहीं से निकले। जी, और पर मेरा राजनीति दिल्ली वालों से, दिल्ली में ही है, क्योंकि मेरी जवाबदेही दिल्ली में तय है। क्योंकि मैं दिल्ली वालों को मैंने प्रॉमिस करा है कि आपको पटपड़गंज सुंदर दूंगा ओके। और एक अच्छा माहौल दूंगा। इसलिए मैं दिल्ली में ही राजनीति, आने वाला भविष्य, आने वाला जब तक राजनीति करूंगा दिल्ली से ही करूंगा। अच्छा सर, व्यूअर्स ऑफ कोर्स मेरे ख्याल कई बार सुन चुके हैं, फिर भी आपके मुँह से एक बारी और। वो क्या खास एपिसोड था जब मोदी जी के पाँव आपने छुए, फिर मोदी जी ने आपके 3 बार छुए? वो एक वो कई बार होता है ना, जब जब आप भक्ति करते हैं किसी भगवान की, जी, अगर भगवान आपके आगे एकदम प्रकट हो जाते हैं, ओके, तो आप उसमें क्या करोगे? आप पैर में हाथ लगाओगे। जी, तो मैंने वही किया, मैंने पैर में हाथ लगाया। और कई बार प्रधानमंत्री को आपने सार्वजनिक स्थानों में देखा होगा, जी। उन्हें पैर छुआना अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई में मुझे मना किया, नहीं पैर नहीं छुई। तो उसने बोला, उन्होंने इस तरह से कहा। तो मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद ही था, उनके आशीर्वाद की बदौलत ही मैं 28,000 प्लस वोटों से जीता।
बट इट बिकेम क्वाइट अ बिग फॉडर फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। सबने उसको दिखा दिखा के उसकी हाँ जी। रीलें बनाई, खूब रीलें वही, बनी वही। सोशल मीडिया पर। नेगी जी, राजनीति से परे व्यक्तिगत जीवन में आपका रुझान किस तरफ है? हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की फिल्में देखना, संगीत सुनना पसंद करते हैं। रादर वी वुड लव टू नो हु इज योर फेवरेट हीरो और हीरोइन, और आपका फेवरेट सॉन्ग या गजल कौन सा है? अटल जी की कविताओं को सुनता हूँ बस। और जीवन में किस तरह से लक्ष्य को हासिल करना है, किस तरह से क्या करना है, अटल उनसे काफी इंस्पायर रहता हूँ। और किशोर कुमार के पुराने गाने हाँ, मेरे को दैट्स इट, पसंद है। दैट्स इट। कोई खास गाना, कोई नहीं, गाना ऐसा गा बताएं? तो नहीं पाऊंगा, पर बहुत सारे गाने मुझे पसंद है उनके, जो पुराने जैसे 70s के 70s के, ओके। दौर पे, 65 के दौर में। और आई मीन अमर प्रेम, कटी पतंग, कटी लाइक पतंग भी दैट। गा सकते हैं, और कई सारे ऐसे गाने हैं जो ओके, संघर्ष दिलाते, याद दिलाते हैं आपको, वो ठीक है गाने सर, भी है। ठीक है सर। और फेवरेट हीरो हीरोइन? फेवरेट हीरो मेरे फादर है मेरे लिए, अच्छा जी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ठीक है सर। आज के युवा जब राजनीति और देशभक्ति को फिल्मी पर्दे पर देखकर ही खुश भी हो जाते हैं, एंटरटेन भी हो जाते हैं, किंतु वास्तविकता में राजनीति की कड़ी डिसिप्लिन लाइफ से वह रूबरू होना नहीं चाहते, या यूं कहें बिना रूबरू हुए ही वह उसके सो कॉल्ड पर्क्स एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए रवि नेगी जी का खास कैप्सूल संदेश क्या होगा सर? मेरा मतलब है कि आपको मेहनत करना चाहिए, और आपका मतलब पूरी लगन और निष्ठा अगर जिस लाइन में है, आप वो पूरी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल भी जहाँ आप गैप छोड़ते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, और वहीं से शुरुआत हो जाती है। मैं 2004 से राजनीति में था, जी और 21 साल बाद मैं विधायक बना। आप सोचिए, 2025 में मैं विधायक बना। सर, इतना 21 सालों का संघर्ष है। इतना जोश लोगों को लगता कैसे? है कि रवि नेगी एकदम एकदम नहीं, नहीं, इसके एकदम नहीं। पीछे संघ रहा, आरएसएस रहे, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रही, युवा मोर्चा रही, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैं निकल कर फिल्टर होकर यहाँ तक पहुंचा। तो इसके लिए मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, और बिल्कुल भी आपा नहीं खोना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए। अगर एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, चौथी बार आपको कामयाबी मिलती है, वो श्योर है। पर आपकी लगन होनी चाहिए, आपको बिल्कुल उसमें छोड़ना नहीं चाहिए कि मैं नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए कि नहीं अब नहीं होगा कुछ। जहाँ आप गिव अप करना करते हो, तो वहीं से आप कमजोर पड़ जाते सर, क्या आपको लगता है कि ये जो लगन है, ये थोड़ा कम मिलने से आती है? जो बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरफेड हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, घर बड़े हैं, कारें बड़ी हैं, बाप सर पे बैठा है, क्या वो ये सब कुछ कर पाते हैं। हैं? आती है, उनको भी आते हैं। बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं हमारी पार्टी में, उनके बेटे देखिए आप, कई सारे। आप प्रेम कुमार धूमल जी, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, हाँ, उनके बेटे देखिए आप, अनुराग ठाकुर जी। ओके, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। अच्छा, आप ज्योतिराज सिंधिया हाँ, जी को देख लीजिए, हाँ, सिंधिया जी का जो उम्र एग्ज़ाम्पल से है, ऑफ है, कोर्स है। ऐसे बहुत सारे लीडर। हुँ। पर उनके लिए तो सर ये हो गया ना कि कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे एक्टर का बेटा एक्टर, तो पॉलिटिशियन का नहीं, बेटा वो भी देखिए पॉलिटिशियन। ना, अब राजनीति में अच्छा करते हैं, मतलब वो डाउन टू अर्थ है, मिलते हैं लोगों से। जी। नेगी जी, ट्रांसपेरेंट विद अर्चना का ये स्पेशल सेगमेंट, इसमें आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ, वैसे हम ये हर गेस्ट से पूछते हैं कि ऐसी कोई भी राजनीतिक या व्यक्तिगत बात, इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर प्लान जो आपने आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ना किया हो, लेकिन करना चाहते हो, ये बात आप हमारे इस पॉडकास्ट शो पर पहली बार शेयर करें। मेरा फ्यूचर प्लान यही है, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जी, जो बहुत जल्दी आपा खो देते हैं अपना, हाँ, उनको सही डायरेक्शन में लाना, जी सर, और एक अच्छा माहौल तैयार करना पटपड़गंज में और दिल्ली में। जी, इससे युवाओं को एक नई राह मिले, और उनको लगे कि कोई नेता है जो हमारी सोच रहा है। वो मेरी सोच है, ओके, और उसके लिए मैं कई सारे कार्यक्रम यहाँ अपने विधानसभा में कराते रहता हूँ। युवाओं के लिए कई सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें उनको उनको गाइडेंस दी जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। तो मेरी कोशिश है कि एक तो नशे से दूर रखना युवाओं को, जी। और एक सही लक्ष्य की तरफ उनकी दिशा तय करना। सर, व्यक्तिगत जीवन में बताइए, आप फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? फैमिली और राजनीति बड़ा दोनों मतलब अलग अलग है। ओके, फैमिली, आप जब आप राजनेता बनते हैं, तो पूरी विधानसभा आपकी फैमिली हो जाती है, फिर आपके सब पूरा परिवार है आपका है। तो इसीलिए फिर आपके पास समय, अपने परिवार के लिए समय बहुत कम रह जाता है, क्योंकि क्षेत्र में इतनी दिक्कतें हैं। लोग किसी किसी की घर में दिक्कत है, किसी के परिवार में दिक्कत है, किसी के कुछ दिक्कत है, मतलब कोई ना कोई परेशानी है। वो चाहता है कि अपने विधायक से शेयर करे, अपने विधायक से बात करे, तो वो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। कोई यहाँ आता है कि मेरी बेटी का एडमिशन करा दीजिए, कोई कहता है कि मेरे पड़ोस में झगड़ा हो गया, उसको निपटाइए, कोई कहता है मेरा सीवर ब्लॉक है। वो सब काम तो आप खूब करते हैं, देखे जाए। उसी में आपका दिन निकल जाता है। परिवार के साथ कभी कभार जितना मेरे को समय मिलता है, मैं उनके साथ रहता हूँ। जी, और परिवार को भी पता है कि कई सालों से राजनीति में है,
तो बैलेंस हो जाता है। आपकी जो पत्नी है वो भी ये कार्यकर्ता हैं, वो हाउसवाइफ है और वो राष्ट्रीय सेविका का काम देखती है संघ देखती का, हैं सारा। और मेरे सब चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और असली में ताकत अगर देखी जाए तो वहीं से ताकत मिलती है, क्योंकि वो परिवार ढंग से चलाती है तभी हम राजनीति कर पाते हैं। ये तो अगर वो परिवार नहीं चला पाती तो मैं राजनीति नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कोशिश है, हिम्मत है उनकी, उसकी वैसे ऑन वजह अ से लाइटर नोट सर, आई मीन जैसे पत्नियों पर मैक्सिमम जोक्स बनते हैं, क्या वो भी कभी आपसे कहती है भाई सबके लिए टाइम है मेरे लिए नहीं? जैसे करवा चौथ का व्रत रखा, फिर आप टाइम से पहुंचे नहीं तो उनका व्रत खुल ही नहीं पाएगा फिर तो। नहीं, अभी लेटेस्ट एक बात हुई। अभी मेरी वाइफ 1 हफ्ता मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रही। ओके। तो एडमिट होने के मेरा बेटा 17 साल का है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, भाई अब तुम संभालो माता जी को और हॉस्पिटल ही रहना है। ओके। तो 7 दिन तक वही हॉस्पिटल रहा, मैं ओके। कभी गया कभी नहीं गया। ओके। तो मेरी वाइफ जब डिस्चार्ज होके आई तो उन्होंने मेरे को कहा, बड़ा मजाक को बोला, चाहे सीरियस बोला, हाँ। बोला अब तुम बदल गए हो। तो मैंने फिर उन्होंने रीजन भी दिया। उन्होंने बोला हो सकता है तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हाँ। काम बहुत है आपके पास, इसलिए आप बदल गए हो। तो ऐसा परिवार में भी होता है। आपने कहा नहीं मैं बदला नहीं, मैं बड़ा नेता बन गया। नहीं, मैंने ये कहा बदला नहीं हूँ, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई है, परिवार बढ़ गया है और लोगों की अपेक्षा बहुत है मेरे से। एक्चुअली एज ए से व्हेन यू राइज ना सर, जब आप बड़े हो जाते हैं एक्चुअली जी। तो लोगों से दूर होते ही हैं। आई मीन अगर आप पुरानी पिक्चर देखते हैं तो कागज की फूल एक पिक्चर थी गुरुदत्त जी की, तो जो पॉपुलर हो जाता है ना सर, उसके और उसके जो फैंस हैं उनके बीच में एक जगह आ जाती है, एक देयर इज ऑलवेज। ऐसे मेरी तो कोशिश है, हाँ। मैं कोई बीच में जगह ना आए, हाँ, सबको। तो फैमिली अगर आपकी है तो उनके साथ, क्योंकि आप हम लोगों से जुड़ गए हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए यू आर सर्विंग, जी। तो ऑफ कोर्स फैमिली कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सफर करेगा ही। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। कोई ना कोई तो करेगा। सर कहना चाहूंगी कि जितना सोचा था आपको उससे भी ज्यादा खुले दिल का पाया। मन में जितने भी शंका भ्रम थे आपके जवाबों से सब मिट गए। आपके राजनीतिक सफर को लेकर हमें सब जवाब मिले और बाखूब मिले। एक बार फिर से मैं अपने और अपनी पूरी टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने इतने बिजी रूटीन में से न केवल हमारे लिए समय निकाला, बल्कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी सवालों के जवाब भी दिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना। जय हिंद सर। तो दोस्तों, यह थी माननीय विधायक पड़पड़गंज और फॉर्मर काउंसलर विनोद नगर श्री रविंद्र सिंह नेगी जी के साथ टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की खास मुलाकात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप सबसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके विचार हमें भेजें और भेजते रहें। यह भी बताएं कि आप इस पॉडकास्ट के जरिए किन किन लोगों से मिलना चाहेंगे। अगले पॉडकास्ट तक नमस्कार, जय हिंद।